हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर को दो भागों में विभाजित किया था। एक तो था डोपिंग के आधार पर और दूसरा था ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर और डोपिंग के आधार पर इन पदार्थों के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हम देख रहे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। दोस्तों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसके अंदर कौन-कौन से पदार्थ हैं जो आते हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है, अर्थात इन पदार्थों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। ये पदार्थ पूर्णतया क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। और फिर हमने देखा था इन इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि के रूप में किसी दूसरे पदार्थ के या दूसरे तत्व के परमाणुओं को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। अब ये जो दूसरे तत्व के परमाणुओं को मिलाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है डोपिंग। अर्थात डोपिंग के माध्यम से इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर अशुद्धि मिला के उसको एक्सट्रिंसिक पदार्थ के अंदर बदला जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक पदार्थ के बारे में। एक्सट्रिंसिक पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन प्रकार का और दूसरा होता है पी प्रकार का। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम एन प्रकार के सेमीकंडक्टर के बारे में या एन प्रकार के एक्सट्रिंसिक पदार्थ के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो एन प्रकार का जो पदार्थ होता है वो उसका निर्माण या उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके पश्चात हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और इसके जो भी उपयोग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है ये क्या होते हैं? शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं। इसके साथ ही जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के दोनों चतुसंयोजी तत्व होते हैं। चतुसंयोजी तत्व का मतलब मैंने आपको लास्ट के वीडियो में समझाया था। अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो अंतिम कक्षा होती है उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण ये चतुसंयोजी तत्व कहलाते हैं या इनको टेट्रावैलेंट एटम कहा जाता है। टेट्रावैलेंट एटम कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर सिलिकॉन की आपको एक संरचना बना के बता रहा हूं जो कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अर्थात शुद्ध सिलिकॉन की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है वो मैं आपको बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं। देखिए, सिलिकॉन का ये एक एक परमाणु है और हमने देखा था सिलिकॉन का जो परमाणु होता है वो चतुसंयोजी होता है। अर्थात इसकी अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ये बना देता हूं। ये सिलिकॉन का क्या है? एक परमाणु है। ऐसे कैसे मैं यहाँ पर सिलिकॉन का एक दूसरा परमाणु लेता हूं। एक सिलिकॉन का परमाणु मैं यहाँ पर लेता हूं, एक सिलिकॉन का परमाणु यहाँ पर, एक सिलिकॉन का परमाणु यहाँ पर। इन सब सिलिकॉन के परमाणुओं की अंतिम कक्षा के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इन सब परमाणुओं की अंतिम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सभी सिलिकॉन की अंतिम कक्षा के अंदर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब क्या करते हैं? सिलिकॉन का यह परमाणु इस सिलिकॉन के परमाणु के साथ मिलकर क्या करता है? बंध का निर्माण करता है। तो इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन और इस सिलिकॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर यहाँ पर एक बंध बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्योंकि हमने देखा था कि अर्धचालक पदार्थों के अंदर क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। अब इसी प्रकार सिलिकॉन का ये जो इलेक्ट्रॉन है इस दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ पर भी सहसंयोजी बंध बना लेता है। इसी प्रकार चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर
यहाँ पर सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के साथ बनाएगा, ये है जो किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलकर सहसंयोजी बंध बनाएगा, ये किसी दूसरे परमाणु के साथ, जैसे मैं यहाँ पर सिलिकॉन का परमाणु ले लूं तो ये इसके साथ मिलकर सहसंयोजी बंध बना लेगा, ये है जो इसके साथ मिलकर सहसंयोजी बंध बनाएगा। एक सिलिकॉन का परमाणु यहाँ पर ले तो ये इसके साथ मिलके बनाएगा। कुछ इस प्रकार की संरचना हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अर्थात सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर सहसंयोजी बंध बना लेता है। देखिए, इस प्रकार से कुछ संरचना यहाँ पर बन जाती है। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ बनाएगा, ऐसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी अगले जो भी सिलिकॉन का परमाणु होगा उसके साथ क्या करते हैं, इस प्रकार से ये सारे के सारे परमाणु इस प्रकार से बंध बना लेते हैं। तो ये जो संरचना आप देख पा रहे हो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की संरचना, यानी कि 0 केल्विन पर जो आपके अर्धचालक पदार्थ है उसकी संरचना है। इस संरचना के अंदर आप देख पा रहे हो, इस संरचना के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणु के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजी बंध बना लेता है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। इस कारण जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो 0 केल्विन पर कुचालक पदार्थ की तरह काम करते हैं। क्योंकि कुचालक पदार्थ की तरह काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो धारा प्रवाहित होती है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इनके कारण इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जिन पदार्थों के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है वो पदार्थ कहलाते हैं कुचालक पदार्थ। तो जो भी आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो 0 केल्विन पर कुचालक पदार्थ की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब देखिए, हमको बनाना है एन प्रकार का सेमीकंडक्टर, और एन प्रकार का सेमीकंडक्टर हम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इंट्रिंसिक पदार्थ है उस ये जो इंट्रिंसिक पदार्थ है इस इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर अपन क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, और अशुद्धि के रूप में अपन क्या लेंगे, किसी दूसरे तत्व के परमाणु को अपन अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। तो जो पदार्थ बनेगा वो पदार्थ एन प्रकार का या पी प्रकार का होगा। अब जो जैसे हमने देखा सिलिकॉन है वो चतुसंयोजी तत्व होता है, अर्थात इसकी अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। वैसे के वैसे यदि मैं इस चतुसंयोजी तत्व के अंदर, यानी कि ये जो फोर्थ वर्ग का आपका परमाणु है, इस फोर्थ वर्ग के परमाणु में यदि मैं पंच संयोजी तत्व यानी कि फिफ्थ वर्ग के परमाणु को अशुद्धि के रूप में मिला दूं, फिफ्थ वर्ग के परमाणु को किसके रूप में मिला दूं, अशुद्धि के रूप में मिला दूं, तो मेरे को जो पदार्थ मिलेगा वो पदार्थ कौन सा होगा, आपका एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ होगा। तो एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ कब बनेगा, जब हम चौथे वर्ग के अंदर पांचवें वर्ग के परमाणु की अशुद्धि को मिलाएंगे, तो जो हमको पदार्थ प्राप्त होगा वो पदार्थ कौन सा होगा, आपका एन प्रकार का पदार्थ होगा। अब पंचम वर्ग या पांचवें वर्ग का परमाणु क्या होता है, जिन परमाणु की अंतिम कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या, जिन परमाणु की अंतिम कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो परमाणु आपके फिफ्थ वर्ग के परमाणु कहलाएंगे। अब पांचवें वर्ग के जो परमाणु होते हैं, फिफ्थ वर्ग के अंदर जो परमाणु आते हैं वो कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर आता है एक नाइट्रोजन, एक आता है फास्फोरस, एक आता है आर्सेनिक, एक आता है एंटीमनी, क्या आता है, एंटीमनी, और एक आता है बिस्मिथ। ये सब क्या है, आपके पांचवें वर्ग के परमाणु है। क्या है ये सब, पांचवें वर्ग के परमाणु है। कौन से वर्ग के परमाणु है, पांचवें। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 7 होता है।
फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 33 होता है। जो आपका एंटीमनी है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 51 होता है। कितना होता है? 51। और जो आपका बिस्मिथ है, इस बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक होता है आपका 83। क्या होता है? 83। अर्थात ये सब परमाणु है, जैसे ये हो गया आर्सेनिक और ये हो गया एंटीमनी। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं आर्सेनिक। क्या हो गया? आर्सेनिक। और ये हो गया आपका एंटीमनी। ज्यादातर इन दो तत्व के परमाणुओं का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब देखिए इनकी हम देखते हैं कि ये इनकी अंतिम कक्षा के अंदर वाकई 5 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखिए आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना है? 33 है। कितना है? 33। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा? देखिए 2, फिर 8, फिर 18 है। देखिए 2, 8, 18 कितने हो गए? 28। और 28 में से 33 में से 28 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 5। अर्थात इस परमाणु की अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एंटीमनी का परमाणु क्रमांक देखिए कितना होता है? 51 होता है। कितना होता है? 51। तो इसका जो अपन परमाणु की संरचना बनाएंगे तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी के अंदर 8, तीसरी के अंदर 18, तो चौथी कक्षा के अंदर आ जाएगा फिर वापस 18 और फिर आ जाएगा कितना आपका? 5। तो इस परमाणु की अंतिम कक्षा के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कारण ये जो तत्व होते हैं कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सब क्या है? पांचवें वर्ग के परमाणु है। कौन से वर्ग के? पांचवें। तो जब हम चौथे वर्ग के परमाणु में पांचवें वर्ग के परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमें एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ मिलता है। समझ में आई ये बात? जब हम चौथे वर्ग के परमाणु में पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो हमको जो पदार्थ मिलेगा वो कौन सा होगा? एन प्रकार का। अब देखिए इस संरचना के अंदर हम पांचवें वर्ग की अशुद्धि को मिला के देखते हैं। देखिए मैं ये जो बीच वाला सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन की जगह क्या करता हूं? अशुद्धि के रूप में एक तत्व लेता हूं और अशुद्धि के रूप में जो तत्व लेता हूं वो किसका लेता हूं? आर्सेनिक का। मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? आर्सेनिक। अब जब ये आर्सेनिक है तो बताइए आर्सेनिक की अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 5। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए ना। इसके अलावा इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स और होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएगा ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब आप चित्र में देख पा रहे हो इस आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन ने तो सिलिकॉन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या बना लिया? सहसंयोजी बंध क्या कर लिया? बना लिया। और सहसंयोजी बंध बना के ये तो क्या हो गए? स्थायी हो गए। ये चारों इलेक्ट्रॉनों ने सहसंयोजी बंध बना के ये चारों इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पर क्या हो गए? स्थायी हो गए। लेकिन इस आर्सेनिक के पास अभी भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स है जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर बंद बनाने के लिए कहीं पर भी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको दिखाई नहीं दे रहा। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थायी नहीं होता है। स्थायी नहीं होता है। तो अभी जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर मैं बात कर रहा हूं तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये जो आपका एन प्रकार का जो अर्धचालक पदार्थ बना हुआ है वो एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो ये परमाणु है कुचालक पदार्थ की तरह काम करेगा। अर्थात हम बोलेंगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो एन प्रकार का पदार्थ होता है वो एन प्रकार का पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। कितने टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पर। क्योंकि अभी भी यहां पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये अभी मुक्त नहीं है, ये भी इस आर्सेनिक की कक्षा के साथ क्या हुआ है? बंधा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धारा प्रवाहित करने लग जाएगा। तो एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थों में
जैसे ही हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये संरचना है आपके एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ की। तो एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ कब बनेगा? जब हम फोर्थ ग्रुप में फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे तो हमको पदार्थ मिलेगा एन प्रकार का। फिफ्थ ग्रुप के जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये सब पांचवें वर्ग के तत्व हैं। क्योंकि इन परमाणुओं की अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने देखा 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है, ये क्या काम करता है? कुचालक पदार्थ की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। फिर बात हो रही है कि ये जो एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है, ये जो आर्सेनिक है, इस आर्सेनिक के पास यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसने तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन के परमाणु के साथ बंध बना के स्थायी हो गए। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब क्या करेगा? ये जो आर्सेनिक का परमाणु है, अपने ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? किसी दूसरे परमाणु को क्या कर देगा? दान कर देगा। कौन? आर्सेनिक का परमाणु कर रहा है। आर्सेनिक का परमाणु अपने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु को दान कर देता है। इस कारण ये जो फिफ्थ वर्ग का आर्सेनिक परमाणु है, ये कहलाता है दाता परमाणु या फिर डोनर एटम कहलाता है। तो दाता या डोनर एटम क्यों कहलाता है? तो वो चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त बचता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु को दान कर देता है। इस कारण फिफ्थ वर्ग के जितने भी तत्व है, वो सब तत्व हैं वो डोनर एटम कहलाते हैं या फिर दाता परमाणु कहलाते हैं। एक चीज क्लियर। दूसरी चीज आपकी यहीं पर क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए आर्सेनिक परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है। और हमने देखा था जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? उस परमाणु पर आवेश आता है धनावेश। कौन सा आता है? धनावेश। तो ये जो आर्सेनिक परमाणु है या फिफ्थ वर्ग का जो परमाणु है, वो कौन सा परमाणु आएगा? इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा, यानी कि प्लस आवेश आ जाएगा। तो क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है, अगर आपसे डीपली कहीं पेपर बनाए तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो फिफ्थ वर्ग के जो परमाणु होते हैं, फिफ्थ वर्ग के परमाणु को जब अपन अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इस परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश आता है? तो फिफ्थ वर्ग के परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है। क्यों आता है? तो क्यों आता है? क्योंकि फिफ्थ वर्ग का परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। और जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। तो ये जो फिफ्थ वर्ग का परमाणु है, डोनर एटम कहलाता है। ये ध्यान रखना, फिफ्थ वर्ग का परमाणु क्या कहलाता है? डोनर एटम कहलाता है। दूसरा, फिफ्थ वर्ग के परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। कौन सा आवेश आता है? धनावेश। तो एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ में दो चीजें आपको याद रखनी है फिफ्थ वर्ग के परमाणु पर, एक तो डोनर एटम और एक इसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। फिर अगली जो बात आती है, एन प्रकार के पदार्थ की बात कर रहा हूं मैं अब। एन प्रकार के पदार्थ के अंदर देखिए जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के पदार्थों के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? होल्स होते हैं। कौन होते हैं? होल्स। देखिए होल्स कैसे बनेंगे? जब मैं इस एन प्रकार का ये अर्धचालक पदार्थ है, 0 केल्विन पर तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? कुचालक की तरह। लेकिन जैसे ही मैं इसके टेम्परेचर को 300 केल्विन पर बढ़ाऊंगा, कितने केल्विन पर बढ़ाऊंगा? टेम्परेचर को, तापमान को 0 से 300 केल्विन करूंगा, तो यहां पर ये जो बंध बने हुए हैं ना, ये बंध यहां से क्या हो जाएंगे? आपके टूट जाएंगे। ये बंध यहां से क्या हो जाएंगे? आपके टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और इन बंध की ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपनी कक्षा को छोड़कर कहां आ जाएंगे?
बाहर आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाएंगे तो यहाँ का स्थान खाली हो जाएगा और जो स्थान खाली बचता है वो क्या कहलाता है? होल्स कहलाता है। ऐसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षा को छोड़कर यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? होल्स बच जाएगा। ऐसे कैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन ये बंद ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षा को छोड़कर यहाँ से बाहर चल जाएगा और क्या हो जाएगा? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये बंद कब टूटते हैं? जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन से कमरे के तापमान रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पर लेके आते हैं। तो जैसे ही कमरे के तापमान पर क्या होता है? एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थों के अंदर ये जो सहसंयोजी बंध हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और जैसे ही सहसंयोजी बंध टूटते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड के अंदर चल जाते हैं और जब कंडक्शन बैंड के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान को ही बोला जाता है 300 डिग्री केल्विन। तो 300 डिग्री केल्विन पर क्या होता है? जो एन प्रकार के अर्धचालक है उसके अंदर चालकता का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। क्वेश्चंस यहां से भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एन प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन एन प्रकार के पदार्थों में चालकता का मान किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो एन प्रकार के पदार्थों में जो चालकता का मान है वो कमरे के तापमान या फिर 300 डिग्री केल्विन के तापमान पर क्या होता है? आपका मैक्सिमम होता है या अधिकतम होता है। तो ये चीज समझ में आई। जैसे ही हम तापमान के मान को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये जो सहसंयोजी बंध हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और जैसे सहसंयोजी बंध टूटते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं जिससे यहाँ पर होल्स बन जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 2 3 और कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से था यहाँ पर। लेकिन देखिए होल्स की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। तो बताइए किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या कम है? होल्स की संख्या कम है। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल्स होते हैं। कौन होते हैं? होल्स। और देखिए जो एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थों में जो मुख्य धारा बहती है वो मुख्य धारा बहती है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। हमेशा याद रखना, चाहे एन प्रकार का पदार्थ हो चाहे पी प्रकार का पदार्थ हो, जो मेन जो करंट बहेगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बहेगी, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होगी। और यहां पर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार के पदार्थों के अंदर जो मुख्य धारा प्रवाहित होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये कुछ चीजें थी एन प्रकार के पदार्थों के बारे में जो आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो एन प्रकार का पदार्थ कब बनेगा? जब हम चतुर्थ वर्ग के परमाणु में फिफ्थ वर्ग के परमाणु की अशुद्धि मिलाएंगे तो जो पदार्थ बनेगा वो कौन सा बनेगा? एन प्रकार का पदार्थ मिलेगा। चतुर्थ वर्ग का जो परमाणु है ना इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट परमाणु, टेट्रावेलेंट। और फिफ्थ वर्ग का जो परमाणु है उसको बोला जाता है पेंटावेलेंट। क्या बोला जाता है? पेंटावेलेंट। तो जब टेट्रावेलेंट के अंदर पेंटावेलेंट की अशुद्धि मिलाते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो कौन सा पदार्थ बनता है? एन प्रकार का पदार्थ। दूसरा ये भी आ सकता है। तीसरा एग्जाम के अंदर ऐसे भी आ सकता है, जब टेट्रावेलेंट एटम है, टेट्रावेलेंट एटम के अंदर जब डोनर एटम की, देखिए डोनर एटम है, फिफ्थ वर्ग का परमाणु क्या है? डोनर है। मैंने समझाया था अभी क्यों होता है, क्योंकि ये अपना ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे परमाणु को दान करता है। इस कारण फिफ्थ वर्ग का जो परमाणु है वो डोनर एटम कहलाता है। और चौथे वर्ग का परमाणु होते हैं टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट परमाणु के अंदर जब डोनर एटम की अशुद्धि मिलाते हैं तब भी जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ कौन सा होता है? एन प्रकार का पदार्थ होता है। फिर हमने देखा एन प्रकार का पदार्थ होता है वो 0 केल्विन पर किसकी तरह काम करता है? कुचालक पदार्थ की तरह काम करता है।
फिर जैसे ही n प्रकार के पदार्थ हैं, इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर n प्रकार के पदार्थ के अंदर अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल्स होते हैं। फिर आपको याद रखना है कि n प्रकार के पदार्थ के अंदर जो फिफ्थ वर्ग का परमाणु है, वो अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे परमाणु को दान करता है। इस कारण ये परमाणु है वो दाता परमाणु या डोनर एटम कहलाता है। फिर आपको याद रखना है कि जो फिफ्थ वर्ग का परमाणु है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो रही है। इस कारण इस फिफ्थ वर्ग के परमाणु पर हमेशा धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। इसके अलावा एक होता है फर्मी एनर्जी लेवल। एक क्या होता है? फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? वह एनर्जी लेवल जिस पर चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 50% हो, वो एनर्जी लेवल कहलाता है फर्मी एनर्जी लेवल। तो जो एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने केल्विन टेम्परेचर पर? 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहां पर होता है? ईसी पर होता है। उसको मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूं यहां पर आपको। देखिए, ये तो है आपका चालन बैंड सी बी यानी कि कंडक्शन बैंड। ये है दूसरा आपका वैलेंस बैंड यानी कि वी बी। वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड के अंदर कौन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो बंद बने हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है बंद की अवस्था के अंदर। अब ये 0 केल्विन पर तो क्या होता है? ये सारे के सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंस बैंड के स्थित होते हैं और इस कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसको हम बोलेंगे एनर्जी बैंड गैप। इसको बोलते हैं किससे? ईजी से। ये जो ऊर्जा स्तर है ये कहलाता है आपका ईसी और ये ऊर्जा स्तर है वो कहलाता है आपका ईवी। क्या कहलाता है? ईवी। मैं बता रहा था आपको फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? 0 केल्विन पर, कौन से पर? 0 केल्विन पर यहां पर एक एनर्जी लेवल और बनता है। ये जो ईसी वाला एनर्जी लेवल है ना, इस ईसी वाले एनर्जी लेवल पर ही एक एनर्जी लेवल और बनता है और उसको हम लिखते हैं ई एफ से। किससे लिखते हैं? ई एफ। ये ई एफ क्या है? आपका फर्मी एनर्जी लेवल है। ये क्या है? आपका फर्मी एनर्जी लेवल। और मैंने फर्मी एनर्जी लेवल बताया वह एनर्जी लेवल जिस पर चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 50% होती है, वो एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल होता है। तो 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी लेवल कहां पर होता है? तो 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी लेवल इसी पर होता है। और इसी क्या है? कंडक्शन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या कहलाता है? इसी। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर होता है, अर्थात ईसी पर होता है। तो 0 केल्विन पर मैं बोल सकता हूं कि ईसी बराबर क्या होता है? आपका ई एफ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी एनर्जी लेवल कहां पर होता है या कहां पर स्थित होता है? तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहां पर होता है? ईसी पर होता है। कहां होता है? ईसी पर। अब जैसे ही टेम्परेचर को मैं 0 केल्विन से कितना करूंगा? 300 केल्विन करूंगा। कितना करूंगा? 300। तो क्या होंगे? ये जो सहसंयोजी बंध है वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और जब सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे तो यहां से ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षा को छोड़कर कहां चल जाएंगे? कंडक्शन बैंड के अंदर चल जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर इस कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाएंगे तो कंडक्शन बैंड के अंदर जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पदार्थ के अंदर क्या प्रवाहित होने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर यहां से गए तो यहां पर इनका स्थान क्या हो जाएगा? खाली। और जो खाली स्थान बचता है उसको हम बोलते हैं क्या? होल। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके होल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होल्स। और ये क्या होंगे? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आया कैसे
टेम्परेचर के मान को बढ़ाने पर ये बंध यहाँ से ब्रेक होते हैं और जैसे ये बंध यहाँ से टूटते हैं तो ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर कहाँ चल जाते हैं, चालन बैंड के अंदर चल जाते हैं। और जैसे ही ये चालन बैंड के अंदर जाएंगे तो इनके अंदर क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब पदार्थ था कौन सा, आपका एन प्रकार का पदार्थ। समझ में आया होगा। अब मैं इसको आपको नोट करवा देता हूं। नोट करवाने के साथ साथ आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है कि ये जो एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, देखिए पहली लाइन जो आपको लिखनी है वो ऐसे कैसे लिखनी है कि जब हम फोर्थ ग्रुप के अंदर फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो कौन सा बनता है, एन प्रकार का पदार्थ बनता है। फिर इसी के अंदर आपको दूसरी लाइन लिखनी है, आपको जब टेट्रावेलेंट परमाणु में क्या करते हैं, पेंटावेलेंट परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर, पेंटावेलेंट परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का पदार्थ बनता है। एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ बनता है। दूसरी आपको ये लिखनी है, जब टेट्रावेलेंट परमाणु के अंदर पेंटावेलेंट परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है, आपका एन प्रकार का पदार्थ बनता है। इसी के अंदर आपको याद रखना है, जब टेट्रावेलेंट परमाणु के अंदर जब टेट्रावेलेंट एटम, देखो ये है टेट्रावेलेंट एटम, मैंने ऊपर हिंदी में लिख दिया है। जब टेट्रावेलेंट एटम के अंदर क्या करते हैं हम, जब डोनर एटम की अशुद्धि मिलाते हैं, किसकी, डोनर एटम यानी कि दाता परमाणु, दाता परमाणु की जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ कौन सा होता है, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। कौन सा होता है आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ बनता है। एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ, ये चीज समझ में आ गई। तो देखिए इन तीनों में से कोई भी कुछ भी दे सकता है, एग्जाम्स वाला कुछ भी दे सकता है, इसलिए आपको सारी तरह से तैयार रहना है। चौथे वर्ग के अंदर पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो भी एन प्रकार का पदार्थ बनेगा। टेट्रावेलेंट परमाणु के अंदर पेंटावेलेंट परमाणु की अशुद्धि मिलाएंगे तो भी एन प्रकार का पदार्थ मिलेगा। टेट्रावेलेंट परमाणु के अंदर यदि डोनर एटम की अशुद्धि मिलाएंगे तो भी यहां पर कौन सा पदार्थ बनेगा, एन प्रकार का पदार्थ बनेगा। तो ये तीन चीजों से आप तीन प्रकार से आपके यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है। फिर अगली लाइन से आपको लिखनी है यहां पर, जीरो केल्विन पर, जीरो केल्विन पर एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा एससी, अर्धचालक पदार्थ। तो जीरो केल्विन पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। यानी कि जीरो केल्विन पर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। फिर अगला रखना है आपको, जीरो केल्विन पर फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, और फर्मी एनर्जी लेवल को हम लिखेंगे ई एफ से। फर्मी एनर्जी लेवल है वो इसी पर होता है,
ईसी पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी एनर्जी लेवल किस पे होता है? ईसी पर। अगला याद रखना है इसके अंदर, इसमें इसमें मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक, इंग्लिश में लिखेंगे इसको मेजोरिटी मेजोरिटी चार्ज कैरियर। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे? अगली लाइंस में लिखोगे आप इसमें, इसमें अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इंग्लिश में लिखेंगे इसको मिनोरिटी चार्ज कैरियर। मिनोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो होल्स होते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपकी? जो एन टाइप पदार्थ की बात कर रहा हूं, एन टाइप पदार्थ के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि इनके अंदर अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? आपके होल्स होते हैं। कौन होते हैं? होल्स। इसको मिटा देता हूं यहां से। देखिए, यहां पर लिखना है आगे से फिफ्थ वर्ग का परमाणु फिफ्थ वर्ग का परमाणु चालन के लिए यानी कि कंडक्शन के लिए, चालन के लिए अपना अतिरिक्त अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन अपना अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। इस कारण इसे दाता परमाणु कहा जाता है। कौन सी को? फिफ्थ वर्ग का परमाणु है जो चालन के लिए, पदार्थ के अंदर चालन के लिए क्या करता है? अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको दान करता है। इस कारण इसे दाता परमाणु कहते हैं। फिर इसी के अंदर लिखना है आपको फिफ्थ वर्ग का परमाणु, फिफ्थ वर्ग का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दान करना या त्याग करना, त्याग करता है। इस कारण इस पर धनावेश आता है। फिफ्थ वर्ग के परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। फिर इसी के अंदर आपको याद रखना है एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एन प्रकार के सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ की बात कर रहा हूं। तो एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में चालन के लिए, इसके लिए चालन के लिए आवश्यक ऊर्जा, पूछा गया है क्वेश्चंस,
आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में चालन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसे कैसे? यहां पर लिखनी है आपको एन टाइप जर्मेनियम। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। एन टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में चालन के लिए चालन चालन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ में आया? जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, वो भी एन टाइप का, तो उसके लिए तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो उसमें चालन के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीजें क्लियर समझ में आ गई आपकी? तो इतना चीज आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके अंदर आपको एक चीज और रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो कमरे के टेम्परेचर या फिर 300 केल्विन पर क्या होती है? अधिकतम होती है। तो एन प्रकार के अर्धचालक की चालकता एन प्रकार के अर्धचालक की चालकता कमरे के तापमान कोष्टक में लिख लेना 300 केल्विन, कमरे के तापमान पर अधिकतम होती है। कमरे के तापमान पर क्या होती है? अधिकतम होती है। तो ये सब चीजें आपको एन प्रकार के पदार्थ के अंदर याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी हम और पढ़ेंगे इसके अंदर कि जब एन प्रकार के पदार्थ होते हैं उस पर डोपिंग का क्या प्रभाव पड़ता है और एन प्रकार के पदार्थों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ये दो टॉपिक और इसी के अंदर अभी तक शेष बचे हुए हैं। तो उन दो टॉपिकों को पढ़ने से पहले एक बार इसको और दोबारा देख लेते हैं हम। क्या है? जब फोर्थ वर्ग के परमाणु के अंदर फिफ्थ वर्ग के परमाणु की अशुद्धि मिलाएंगे तो पदार्थ बनेगा कौन सा? एन प्रकार का पदार्थ। फिर कहेंगे 0 केल्विन तापमान पर जो एन प्रकार का जो अर्धचालक पदार्थ है वो कुचालक पदार्थ की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। फिर 0 केल्विन तापमान पर जो फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ जो होता है वो कहां पर होता है? ईसी पर होता है। फिर इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार की बात कर रहा हूं। और इसमें जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक यानी कि मिनोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं? होल्स होते हैं। फिर याद रखना है फिफ्थ वर्ग का जो परमाणु है वो चालन के लिए अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? दान करता है। इस कारण इसे हम दाता परमाणु कहते हैं। फिर याद रखना जो फिफ्थ वर्ग का परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, दान कर रहा है ना, त्याग कर रहा है। इस कारण उस पर क्या होता है? धन आवेश आता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाती है। फिर याद रखना है जो एन प्रकार का जो सेमीकंडक्टर है वो चालन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए, चालन के लिए आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां पर न्यूनतम और लिख लेना। चालन के लिए न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ऐसे कैसे? एन टाइप जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन की बात कर रहा था, ये किसकी बात कर रहा हूं? जर्मेनियम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में चालन के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वो कितनी है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर दे रखा है एन प्रकार के जो अर्धचालक है उसकी चालकता कमरे के तापमान पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर के मान को बढ़ाते हैं तो ये जो एन प्रकार के पदार्थ है उसके अंदर सहसंयोजी बंध है वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जब सहसंयोजी बंध टूटते हैं तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर वो कहां पर चल जाते हैं? चालन बैंड के अंदर चल जाते हैं। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर क्या बहने लग जाएगी? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो इतना चीज क्लियर हुआ मेरी तरफ से? ठीक है। अब इसके अंदर आपको एन टाइप पदार्थ के अंदर ही अभी तक आपको देखना है। एक तो देखना है आपको जो डोपिंग है, डोपिंग का एन प्रकार के पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा हमको देखना है तापमान का
एन प्रकार के पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं जो एक एक लाइन आपको लिखा रहा हूं वो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और जो भी पिछली आपकी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के अंदर प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चंस बना हुआ है। मैं ऐसी कोई सी भी लाइन यहाँ पर बोर्ड के अंदर नहीं लिखूंगा जिसमें से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया हो। फालतू की लाइनें मैं यहाँ पर आपको एक भी नहीं लिखाने वाला हूं। प्रत्येक लाइन में से अभी तक जितनी भी पिछली एग्जाम्स हुई है आपकी आईटीआई से रिलेटेड प्लस डिप्लोमा से रिलेटेड, देखिए आईटीआई और डिप्लोमा इन दोनों से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हुई है और उन एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं सिंगल लाइन बना के लिखवा रहा हूं। इसलिए प्रत्येक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब देखेंगे अपन किसका, डोपिंग का प्रभाव। डोपिंग का प्रभाव किसके ऊपर, एन प्रकार के पदार्थ पर डोपिंग का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ डोपिंग। इफेक्ट ऑफ डोपिंग, डोपिंग का प्रभाव। डोपिंग हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ी थी। इंट्रिंसिक पदार्थों के अंदर अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डोपिंग। यानी कि हमने जो अभी चतुर्थ वर्ग के परमाणु में अभी जो पांचवें वर्ग के परमाणु की जो अशुद्धि मिलाई थी, ये अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डोपिंग। अर्थात मैं चतुर्थ वर्ग के परमाणु में पांचवें वर्ग के परमाणु की जो अशुद्धि मिला रहा हूं, अगर इस अशुद्धि की मात्रा को यदि मैं बढ़ा दूं, डोपिंग की मात्रा को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, डोपिंग का मान यदि मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो एन प्रकार के पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डोपिंग का मान बढ़ाने पर, देखिए अशुद्धि को बढ़ा रहे हैं ना अपन, अशुद्धि बढ़ाएंगे तो बताइए मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके कारण आया था, अशुद्धि के कारण आया था, पांचवें वर्ग के परमाणु के कारण आया था। तो क्या होगा, जैसे ही हम डोपिंग का मान बढ़ाएंगे तो जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, उनका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बताइए जब बहुसंख्यक आवेश वाहक का मान बढ़ेगा तो जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे उनका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डोपिंग का मान बढ़ाने पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तीसरा याद रखना है, जब हम डोपिंग का मान बढ़ाते हैं तो जो फर्मी एनर्जी लेवल जो ईएफआर था, सॉरी जो फर्मी एनर्जी लेवल ईएफ है वो जो ईसी पर स्थित था, वो फर्मी एनर्जी लेवल अब क्या करेगा, चालन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। कब शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, जब हम डोपिंग का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और यदि हम डोपिंग के स्तर को बहुत ही ज्यादा कर दे, जैसे हमने स्तर देखा था हाई लेवल डोपिंग, जैसे हम हाई लेवल डोपिंग कर दे तो जो आपका फर्मी एनर्जी लेवल है वो चालन बैंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसी से कहां शिफ्ट हो जाएगा, चालन बैंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर था ना, यहां पर ये क्या था, कंडक्शन बैंड था, और ये था क्या आपका वैलेंस बैंड था। नॉर्मल कंडीशन में फर्मी एनर्जी लेवल यहां पर होता है और यहां पर ये क्या होता है, आपका ईसी होता है। जैसे ही मैं डोपिंग का स्तर बढ़ाऊंगा तो ये फर्मी एनर्जी लेवल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। ये फर्मी एनर्जी लेवल यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। और यदि मैंने डोपिंग का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया तो ये फर्मी एनर्जी लेवल है शिफ्ट होता होता किसके अंदर चल जाएगा, चालन बैंड के अंदर आ जाएगा। कहां जाएगा, चालन बैंड। तो फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट कब होगा, जब हम डोपिंग का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। डोपिंग का मान बढ़ाने पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मान क्या होता है, बढ़ता है, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मान क्या होता है, घटता है। तो ये तीन चार चीजें जो आपको याद रखनी है। देखिए पहला याद रखना है, डोपिंग का मान बढ़ाने पर, डोपिंग का मान बढ़ाने पर बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी कि
इंग्लिश में बोलेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक का मान, बहुसंख्यक आवेश वाहक का मान क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा लिखना है, डोपिंग का मान बढ़ाने पर, डोपिंग का मान बढ़ाने पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान घटता है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान क्या होता है, घटता है। तीसरा याद रखना है, डोपिंग का मान बढ़ाने पर फर्मी एनर्जी लेवल, डायरेक्टली देता हूं मैं, लिख देते हैं चलो, डोपिंग का मान बढ़ाने पर, डोपिंग का मान बढ़ाने पर फर्मी एनर्जी लेवल यानी कि EF ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ या चालन बैंड की तरफ, या चालन बैंड की तरफ, चालन बैंड की तरफ शिफ्ट होता है। ये चीज समझ में आ गई। और उच्च स्तरीय डोपिंग करने पर, क्या उच्च स्तरीय डोपिंग, उच्च स्तरीय डोपिंग करने पर जो फर्मी एनर्जी लेवल EF है, EF क्या हो जाता है आपका, EF चालन बैंड में, EF चालन बैंड में शिफ्ट हो जाता है। EF कहां शिफ्ट हो जाता है, चालन बैंड में, जब हम डोपिंग का स्तर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये है आपके डोपिंग का एन टाइप सेमीकंडक्टर पर पड़ने वाला प्रभाव। तो 4 लाइनें आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। बहुसंख्यक आवेश वाहक का मान बढ़ेगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान घटेगा, EF है जो ऊपर की तरफ या चालन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, और यदि डोपिंग का स्तर बढ़ा देंगे तो जो EF है वो चालन बैंड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सीधा, ऐसे कुछ ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। अब एक चीज और बची है इसके अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर तापमान का प्रभाव। क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर तापमान का प्रभाव। अगला टॉपिक है हमारा तापमान का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान का प्रभाव। अब क्या होगा, क्या होता है, जैसे ही हम एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो उससे इस एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो तापमान पर निर्भर करते ही नहीं है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान के मान को घटाने या बढ़ाने से बहुसंख्यक आवेश वाहक की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन तापमान का मान बढ़ाने पर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनकी जो संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। कब बढ़ती है, जब तापमान के मान को अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि क्या होता है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान
अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अल्पसंख्यक का मान तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन बहुसंख्यक आवेश वाहक तापमान पर निर्भर नहीं करते। तीसरी बात याद रखनी है, जब हम तापमान के मान को बढ़ाते हैं तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है, नीचे की तरफ। डोपिंग का मान बढ़ाया था तब तो फर्मी एनर्जी लेवल कहां शिफ्ट हुआ था, ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम तापमान का मान बढ़ाते हैं तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो तापमान का मान बढ़ाने पर फर्मी एनर्जी लेवल यानी कि ईएफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, नीचे की तरफ। या ऊर्जा बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ईजी। एनर्जी बैंड गैप को किस तरफ लिखते हैं, ईजी। ईजी के केंद्र की ओर, ईजी के केंद्र की ओर शिफ्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तापमान के मान को बढ़ाने पर फर्मी एनर्जी लेवल कहां शिफ्ट होता है, नीचे की तरफ। या जो ऊर्जा बैंड अंतराल है, एनर्जी बैंड गैप को हम लिखते हैं ईजी। इस एनर्जी बैंड गैप के केंद्र की ओर क्या होता है, आपका बढ़ता है। और एक होता है क्यूरी तापमान। क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उसकी प्रॉपर्टी को क्या करने लगता है, खोने लग जाता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, समाप्त होने लग जाती है। वो तापमान कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी तापमान। तो क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ अपने गुणों को खोने लग जाता है, अपने गुण उसको क्या हो जाते हैं, समाप्त होने लग जाते हैं। वो तापमान क्यूरी तापमान कहलाता है। और जब अपन इस एन प्रकार के सेमीकंडक्टर के तापमान को बढ़ाते बढ़ाते जब हम क्यूरी टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं, तो क्यूरी टेम्परेचर पर क्या होता है, ये जो एन प्रकार का पदार्थ है वो इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर बदल जाता है। किसके अंदर बदल जाता है, इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर बदल जाता है। अर्थात इसकी चालकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। किस टेम्परेचर पर, क्यूरी टेम्परेचर पर। तो आपको याद रखना है, क्यूरी तापमान पर, क्यूरी लिखवा दूंगा अभी परिभाषा इसकी भी। क्यूरी तापमान पर एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ, एन प्रकार का जो अर्धचालक पदार्थ है, एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रेंसिक अर्धचालक पदार्थ सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि कुचालक पदार्थ, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ की अवस्था के अंदर ये क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। एक लाइन और रखे, याद रखनी है आपको, क्यूरी तापमान पर ईएफ, ईएफ का मतलब अब आपको पता हो जाना चाहिए क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल। ईएफ है वो ईजी, ईजी मतलब ऊर्जा बैंड अंतराल। ईजी पर, ईएफ है वो ईजी पर शिफ्ट हो जाता है। ईएफ ईजी पर शिफ्ट हो जाता है। किस टेम्परेचर पर, क्यूरी तापमान पर। तो क्यूरी तापमान पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ऊर्जा बैंड गैप यानी कि ईजी, ऊर्जा बैंड अंतराल ईजी पर क्या हो जाता है, आपका शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया तापमान का एन टाइप सेमीकंडक्टर पर प्रभाव। तो तापमान का एन टाइप सेमीकंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। बहुसंख्यक आवेश वाहक पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान है वो तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर तापमान का मान बढ़ाने पर फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि ईजी के केंद्र की ओर शिफ्ट होता है। फिर क्यूरी तापमान पर जो एन प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है वो इंट्रिंसिक पदार्थ के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है।
फिर क्यूरी तापमान पर जो ईएफ फर्मी एनर्जी लेवल है वो ऊर्जा बैंड अंतराल यानी कि ईजी पर क्या हो जाता है, आपका शिफ्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक परिभाषा लिखा देता हूँ, एक तो लिखा देता हूँ क्यूरी तापमान की। किसकी लिखा देता हूँ? क्यूरी तापमान क्या होता है? क्यूरी तापमान के अंदर लिखना है वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपने गुणों को खोने या लॉस होने लग जाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान कहलाता है। देखिए यहां पर क्या था, एन प्रकार का जो पदार्थ था, जैसे ही टेम्परेचर किस पे पहुंचा, क्यूरी टेम्परेचर, तो एन प्रकार के पदार्थ ने अपने गुणों को खो दिया, क्योंकि एन प्रकार का पदार्थ क्या था, पहले चालक पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन जैसे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलेगा तो अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह। तो बताइए पहले तो ये चालक था, अब किस में बदल गया, कुचालक में। कब बना? जब क्यूरी तापमान पर बना। तो क्यूरी टेम्परेचर पर इस एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ ने अपने प्रॉपर्टीज को, अपने गुणों को क्या कर दिया, खो दिया। तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ अपने प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, लॉस करने लग जाता है, प्रॉपर्टीज लॉस होने लग जाती है, वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। एक मेरे को आपको लिखवाना है फर्मी एनर्जी लेवल। क्या लिखवानी है आपको? फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, EF से लिखते हैं इसको। तो वह ऊर्जा स्तर जिस पर चार्ज कैरियर हिंदी में आप इसको लिख सकते हो आवेशवाहक या इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना होने की संभावना 50% हो, फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। तो मेरी तरफ से जो आपका एन प्रकार का जो पदार्थ था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। शायद ही आपने इतना सारा डाटा अब से पहले पढ़ा हो, लेकिन यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक हाई लेवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सारा डाटा पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब वो जमाना गया जो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब बिल्कुल क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल से तैयारी करनी है। और स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी तभी होगी जब ये सारा डाटा आपको अच्छी प्रकार से याद होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एन प्रकार का पदार्थ। अब एन प्रकार के पदार्थ के बाद में हम जो बात करेंगे वो करेंगे पी प्रकार के पदार्थ के बारे में। लेकिन ये जो पी प्रकार का पदार्थ है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा होने वाला है। तो आज के वीडियो के अंदर तो बस इतना ही। तो मेरा कहना यही है कि जितना भी आपको मिल रहा है, मैटर मिल रहा है, उस मैटर को आप टाइम पर कंप्लीट करिए, टाइम पर इनके नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से तैयार करिए। देखिए सीधी सी बात यह है, एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाने के लिए मेरे को भी थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ डाटा मेरे को भी कलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए मैं अच्छा सा अच्छा बेस्ट से बेस्ट, आप यदि कहीं से पेड कोर्स खरीदोगे ना, उस पेड कोर्स के अंदर भी आपको इतना सिलेबस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, और ये सब सिलेबस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। तो मेरे सिर्फ आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो। और यदि वीडियो के अंदर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी लगती है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशनल मिलता है।
मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है आपके कमेंट पढ़ के, और जब आपके कमेंट अच्छे आएँगे तो मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करिए। यदि वीडियो के अंदर यदि आपको कहीं समस्या आ रही है या फिर वहीं पर भी वीडियो आपको कोई भी चीज़ है आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताने की कोशिश करें। क्योंकि इंसान गलतियाँ इंसान से होती है, और यदि आप मेरे को मेरी गलतियाँ बताएँगे तो मैं उन गलतियों को आगे के वीडियो के अंदर वो गलतियाँ ना दोहराऊँ, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।